रीढ़ की हड्डी नाटककार जगदीश चंद्र माथुर। यहाँ आप लेखक का विस्तारपूर्ण परिचय देख रहे हैं। इसके बाद पात्र परिचय दिया गया है। अब हम सारांश की ओर बढ़ते हैं। नाटक के कथानक में समाज में फैली बुराई की फैलती जड़ों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। जिस प्रकार शरीर को सीधा खड़ा रखने के लिए और शरीर के स्वास्थ्य के लिए मजबूत रीढ़ की हड्डी का होना ज़रूरी है और उसे कसरत करके अधिक मजबूत बनाया जाता है, उसी प्रकार समाज में रीति रिवाज, परंपराएं और संस्कृति रीढ़ की हड्डी होती है, जिन्हें समय समय पर समय के अनुरूप बदलते रहना चाहिए, मॉडिफाइड करते रहना चाहिए, बदलाव लाते रहना चाहिए। नहीं तो परंपराएं, रीति रिवाज, संस्कृति जो हमारे धरोहर हैं वे ही समाज की बुराई बन जाती हैं, अर्थात समाज की रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाती है, झुक जाती है। इसी तथ्य को नाटककार ने दो परिवारों के विचारों और शादी तय करने जैसे महत्वपूर्ण संस्कार के माध्यम से सब तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया है तथा स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता किस प्रकार समाज को तोड़ देती है, घुन की तरह हानि पहुंचाती है, यह बताया है। नाटक की शुरुआत रामस्वरूप जी की बेटी को लड़के वाले देखने आने वाले हैं, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। उमा बीए पास लड़की है, किंतु लड़के वाले अधिक पढ़ी लिखी लड़की से शादी नहीं करना चाहते, इसलिए उमा के पिता झूठ बोलते हैं कि उमा 10वीं पास है। शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद लड़की देखने रामस्वरूप के घर पहुंचते हैं। बहुत आवभगत होती है। गोपाल प्रसाद नौकरी पेशा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, लेकिन सोच एकदम घटिया है। शादी ब्याह को बिजनेस ही समझता है। जैसे ही रामस्वरूप घर के भीतर जाते हैं तो वह रामस्वरूप की हैसियत का अंदाज़ा लगाकर संतुष्ट होते हैं। रामस्वरूप भी लड़के वालों को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं रखते तथा परेशान है कि बेटी ठीक से सज संवर कर आए और एक गाना भी सुना दे। गोपाल प्रसाद अकड़ू घमंडी है क्योंकि वह लड़के का पिता है। रामस्वरूप विनम्र है क्योंकि वह लड़की का पिता है। शंकर का पिता शंकर को डांटता है कि ठीक से बैठो, ब्याह करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि शंकर की तो बैकबोन। उमा लड़के वालों के सामने आती है। उसका चश्मा देखते ही शंकर का पिता बिना संकोच पूछ लेते हैं, चश्मा कहीं पढ़ाई लिखाई से तो नहीं लग गया? किसी की भावनाओं की कोई कीमत नहीं है उनके लिए। फिर भी उमा पिता के कहने पर गाना गाती है। तभी उसकी नज़र शंकर पर पड़ जाती है। उसे पहचान कर गाना वहीं रोक देती है, गाना बंद कर देती है। तभी गोपाल प्रसाद उमा से चलना, बोलना, गाना, इनाम, पेंटिंग, सिलाई कढ़ाई अनेक सवालों की बौछार करते हैं। वह कोई जवाब नहीं देती, किंतु अपने आप को अधिक देर नहीं रोक पाती और बिफर पड़ती है कि आप मेरी जांच परख किसी वस्तु की तरह कर रहे हैं। यह बिना सोचे कि एक लड़की और उसके पिता पर क्या गुजरेगी। एक बार अपने बेटे की पड़ताल भी कीजिए। पूछिए, पिछली फरवरी में वे लड़कियों के हॉस्टल के पास घूम रहे थे। और हाँ, मैं बीए पढ़ी हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। पूछ लीजिए अपने बेटे से कि नौकरानी के पैर पड़कर मुंह छुपाकर क्यों भागे थे वहाँ से। गोपाल प्रसाद अपने बेटे के चरित्रहीनता और कमियों को सुनकर अपने आप को अपमानित नहीं महसूस करते, न ही चिंतित होते हैं, बल्कि वे इसलिए अपमानित महसूस करते हैं कि उमा की पढ़ाई उनसे छिपाई गई और गुस्से में बेटे के साथ उसके घर से निकल जाते हैं। जाते जाते उमा भी कहती है कि हाँ, जाकर पता ज़रूर लगाएं कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी
है या नहीं, यानी बैकबोन, बैकबोन। अब हम विशेषता की ओर बढ़ें उससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर करना और कमेंट करना न भूलिए। विशेषता इस प्रकार दी गई है कि गोपाल प्रसाद रामस्वरूप प्रेमा एक ही उम्र के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डीहीन समाज के व्यक्ति हैं। और शंकर पढ़ा लिखा व्यक्ति है, नौजवान है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है, लेकिन वह भी एक चरित्रहीन और रीढ़ की हड्डीहीन लड़का है। और उमा अकेली एक आधुनिक, मजबूत की रीढ़ की हड्डी की मालिक, समझदार, बुद्धिमान, चतुर नौजवान लड़की है। आगे इस नाटक पर आधारित एक अंकीय प्रश्नमाला तैयार की गई है, जिसके उत्तर और प्रश्न दिए गए हैं, जो आपको पाठ को समझने और उत्तर लिखने में सहायता करेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो की सामग्री यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।